अच्छा, तो जो हम लोग दूसरा पढ़ रहे थे वो आयोडाइड सॉल्ट्स और आयोडीन था। अब ये मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, वो डायग्राम से जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि थायोमाइड्स तो चलो ठीक है 3 स्टेप्स को ब्लॉक कर रहे थे, वो स्टेप्स आपको पता है। जो आयोडाइड सॉल्ट्स और आयोडीन है ना, वो इसको 2 स्टेप से ब्लॉक करते हैं। एक तो ऑर्गेनिफिकेशन वाले स्टेप को और एक इसके इनके रिलीज़ को ब्लॉक करते हैं। ये जब T3 T4 के रिलीज़ को भी ब्लॉक करते हैं, इसका मतलब ये कि ये रैपिडली एक्टिंग होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये प्री फॉर्म्ड वाले को भी रिलीज़ नहीं होने देते, क्योंकि रिलीज़ को भी ब्लॉक करते हैं। 2 to 7 डेज इनको लगते हैं अपना फुल इफेक्ट करने के लिए, ठीक है। थायोमाइड्स को तो 3 से 4 वीक लगते थे, क्योंकि वो रिलीज़ को ब्लॉक नहीं करते, तो प्री फॉर्म वाला T3 T4 रिलीज़ होता रहता था। लेकिन जो ये हैं आयोडाइड सॉल्ट्स और आयोडीन, ये प्री फॉर्म्ड वाले की रिलीज़ को भी ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्लोली एक्टिंग नहीं है, बल्कि ये रैपिडली एक्टिंग है, ठीक है। और पता है क्या, इसकी 2 फॉर्म्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। लुगोल सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड को मिला देते हैं, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ आयोडीन देते हैं तो लुगोल सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन सिर्फ अगर अकेला पोटेशियम आयोडाइड दें, इसमें क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडीन, मतलब इस लुगोल सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड को भी लेते हैं और इसके साथ आयोडीन को भी लेते हैं। लेकिन हम लोग अकेला पोटेशियम आयोडाइड भी यूज़ कर सकते हैं, सैचुरेटेड पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि आयोडाइड सॉल्ट्स और आयोडीन जो है, ये हम लोग ज़्यादातर थायराइड स्ट्रॉम को मैनेज करने के लिए, थायराइड स्ट्रॉम ये होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की थायरोटॉक्सिकोसिस हो गई है, उसमें यूज़ करते हैं। और उसके अलावा ये सर्जिकल मतलब जब हम लोग रिसेक्शन कर रहे होते हैं थायराइड हार्मोन को, सॉरी थायराइड ग्लैंड की, जब हम लोग सर्जिकल रिसेक्शन कर रहे होते हैं, उससे पहले हम लोग पेशेंट्स को ये आयोडाइड सॉल्ट्स देते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स में इसके रैश आ जाता है, मेटालिक टेस्ट आ जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस और फीवर वगैरह। अब मेटालिक टेस्ट इसका देखें ना कितना यूनिक है, और वो आयोडाइड्स मेटल से थोड़ा रिलेटेड से लगते हैं ना आयोडाइड सॉल्ट्स, तो इसलिए वहाँ से आप लोग याद रख सकते हो कि मेटालिक टेस्ट देता है। उसके अलावा ऊपर वाले में भी थायोमाइड्स में भी आपने रैश पढ़ा है, यहाँ पे भी आप लोग रैश पढ़ रहे हो, इसका मतलब कि दोनों में आप लोग ये कंपेयर करके भी याद कर सकते हो कि रैश होता है दोनों में टॉक्सिक इफेक्ट्स में, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने रेडियो एक्टिव आयोडाइड में। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि वो रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, और ये जाता है और बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर, और फिर उसको सीवियरली डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो T3 T4 खुद ही कम रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब आप लोग खुद से कॉमन सेंस की बात है कि ये लोग तो स्टेप्स को ब्लॉक कर रहे थे, जब इनको हम लोग लेना छोड़ेंगे इन दोनों ड्रग्स को, तो क्या होगा कि वो हमारे स्टेप्स तो ब्लॉक नहीं होंगे ना, तो इसका मतलब ये इनका इफेक्ट परमानेंट नहीं होता, ठीक है। ये परमानेंट क्योर नहीं करती, ये दोनों जब लेना छोड़ते हैं तो ये वापस से हमें वही बीमारी होना शुरू हो जाती है। अब आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 ये क्या करता है कि ये जाके हमारे थायराइड ग्लैंड को ही डैमेज कर देता है, ठीक है। जब उसको डैमेज कर देता है, इसका मतलब ये कि ये परमानेंट, इसको लेना छोड़ेंगे तो वो डैमेज तो हुआ होगा ना, तो वो तो दोबारा से रिवर्सिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये परमानेंट क्योर होता है ये थायरोटॉक्सिकोसिस का, ठीक है। उसके बाद हम लोग एनाइन इनहिबिटर्स में आ जाते हैं। एनाइन इनहिबिटर्स मैंने आप लोगों को थायोसाइनेट और परक्लोरेट पहले वाली डायग्राम में ही दिखाए थे कि वो क्या करते हैं कि आयोडीन के जो वो होता है क्या होता है यार, चैनल होता है, जिससे वो एक्टिवली हम लोग आयोडीन ट्रांसपोर्टर होता है बल्कि, उसको जाके ये इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। इनका जो एडवर्स इफेक्ट है वो आप लोगों ने एक ही याद रखना है, इसमें परक्लोरेट और थायोसाइनेट बताए थे ना, परक्लोरेट थे, थायोसाइनेट थे। जो परक्लोरेट होता है ना वो ए प्लास्टिक एनीमिया कॉज करने की उसकी एबिलिटी होती है, ठीक है। तो बस ये हम लोग एनाइन इनहिबिटर्स में पढ़ते हैं। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स, ये मतलब अदर ड्रग्स में आप लोग बहुत सारे पढ़ते हो, जैसे कि एक पढ़ते हो बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलोल आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोप्रानोलोल, ठीक है। प्रोप्रानोलोल जो कि बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है, ठीक है जी। अच्छा, प्रोप्रानोलोल। उसके अलावा आप लोग अदर ड्रग्स में पढ़ते हो एमियोडरोन। एमियोडरोन जो होता है वो हमारा एरिथमिक ड्रग होता है, एंटी एरिथमिक ड्रग। अब अच्छा, प्रोप्रानोलोल जो होता है ना, ये भी हमारे जाहिर सी बात है एरिथमिया को ही ब्लॉक करता है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि थायराइड हार्मोन जब जाते हैं हार्ट में तो वो क्या करते हैं कि बीटा 1 की प्रोडक्शन को के रिसेप्टर को बहुत ज़्यादा कर देते हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है। प्रोप्रानोलोल जाके उसके वो इफेक्ट्स ब्लॉक कर देता है। एम्योडारोन जो होता है वो एंटी एरिथमिक होता है, ऑफकोर्स वो भी वही इफेक्ट्स को ब्लॉक करता है कि एंटी एरिथमिक होता है ये। अब ये दो तरह के एम्योडारोन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मेरा फेवरेट ड्रग है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ये दो तरह से काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म भी कॉज करता है और ये हाइपर थायरॉयडिज्म भी कॉज करता है। हाइपो ये ऐसे कॉज करता है कि ये T4 की T3 में पेरिफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कर देता है। हाइपर ये इस तरह है कि क्योंकि एम्योडारोन में खुद भी आयोडीन होता है, तो शायद उस वजह से ये एक कॉज करता है कि आयोडीन इंड्यूस मैकेनिज्म के थ्रू ये हाइपरथायरॉयडिज्म एक तो कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्या कॉज करता है कि ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है हमारे अपने थायराइड ग्लैंड की, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लीकेज हो जाती है इन थायराइड हार्मोन्स की। तो ये दो इसके मैकेनिज्म होते हैं। अब हाइपोथायरॉयडिज्म अगर ये कॉज करता है ना, तो हम लोग थायराइड हार्मोन्स दे सकते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। हाइपर थायरॉयडिज्म अगर ये कॉज करता है, हाइपर थायरॉयडिज्म मैंने आपको दो इसके मैकेनिज्म बताए हैं, एक तो इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर ये हाइपर थायरॉयडिज्म कॉज करता है, इसकी टॉक्सिसिटी मैं बता रही हूँ कि अगर ये हाइपर थायरॉयडिज्म इन्फ्लेमेशन की वजह से कॉज करता है तो हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये हाइपर थायरॉयडिज्म कॉज करता है बहुत ज़्यादा T4 को आयोडीन इंड्यूस मैकेनिज्म के ज़रिए अगर ये ज़्यादा करता है, हम लोग थायोअमाइंस उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एंड हुआ ये चैप्टर।